वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जियोग्राफी बीए तृतीय वर्ष महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की परीक्षाओं के लिए। और आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर 3 के पार्ट 2 के बारे में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण पश्चिम एशिया और फार ईस्ट एशिया के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, यानी कि पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, महासंग्राम वीडियोस की आ चुकी है आपके चैनल पर। तो साउथ ईस्ट एशिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखेंगे। आइए हम उसी क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। और साउथ ईस्ट एशिया की बात की है तो उसको हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशिया बोला जाता है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खास करके पेपर 3 में 3 खंड होते, मैंने आपको बताया था। तो आप जो भी एक प्रकार से खास करके जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होंगे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होगा उसमें आपको दिखेगा कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना, साउथ ईस्ट एशिया पढ़ना है या साउथ वेस्ट एशिया पढ़ना है या फिर फार ईस्ट एशिया पढ़ना है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ना है या दक्षिण पूर्वी एशिया पढ़ना है या फिर आपको पूर्वी एशिया पढ़ना है या सुदूर पूर्व एशिया पढ़ना है। सुदूर पूर्व एशिया या एक प्रकार से पूर्वी एशिया बात एक ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इससे पहले वाले जो दो यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व एशिया पर चर्चा मैं कर चुका हूं, तो इसीलिए यह बच रहा था आपका। तो इस पर मैंने सोचा जल्दी वीडियो दे दी जाए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आइए चर्चा करते भाई। पहला प्रश्न आपका आ चुका, दक्षिण पूर्वी एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात की जाए तो मानव प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है ये, और सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत से अत्यधिक निकटता रखता है। आप देखेंगे मानव प्रजाति, यानी कि मानव प्रजाति का मतलब होता है कि इनका कद काठी जो मिलेगी या रूप रंग जो मिलेगा खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों का, वो सब चाइना से रिलेशन रखता होगा। यानी कि चाइना के लोग जैसे होते हैं ठीक वैसे आपको मिलेगा। जैसे नाक थोड़ा चपटी रहेगी और माथा थोड़ा चौड़ा रहेगा, छोटे कद के रहेंगे, नाटे कद के रहेंगे, गोरे एकदम से रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चाइना की विशेषता, चाइना की प्रजातियों की। तो खास करके मानव प्रजाति जो रही है ये दक्षिण पूर्वी एशिया की, वो खास करके मानव प्रजातीय रूप जो दिखेगा वो चीन से आपको नज़दीकी दिखेगी। जबकि बात की है सांस्कृतिक रूप इसका, यानी कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो इंडियन दिखेगा। यानी कहीं ना कहीं पे पहले आप देखिएगा प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ये सभी देश कहीं ना कहीं पे भारत के हिस्से रहे हैं कुछ समय पहले। ठीक है, तो इसकी धरातलीय मतलब इसकी बात की जाए दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो ये खास करके सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, भारत से निकटता रखता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में और भी चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 1700 वर्ग मील बोल सकते हैं। यहाँ जनसंख्या लगभग 61,000 खास करके इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 2012 और 13 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लगभग आप देखेंगे 61 करोड़ के आसपास जनसंख्या है जनगणना के अनुसार 2012-13। और यहाँ लगभग जनसंख्या घनत्व की बात की तो 135.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। लगभग 351 व्यक्ति 1 वर्ग मील में निवास करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर अगर ऐसे खींच दिया जाए, 1 किलोमीटर इधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो इस पूरे दायरे में, इस पूरे गोले में इसमें कितने व्यक्ति रहेंगे? 135 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब चौतरफा 1-1 किलोमीटर अगर जाएंगे आप तो इस प्रकार से। ठीक है, वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल ऐसे नापते हैं, कैसे नापते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अगर वर्ग है तो वर्ग का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब यही होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपको जितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लगभग आप देखेंगे तो 11 देश शामिल हैं। इसमें ब्रुनेई शामिल है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। कंबोडिया शामिल है, कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ईस्ट तिमोर शामिल है, ईस्ट तिमोर की राजधानी डिली है।
इंडोनेशिया शामिल है। इंडोनेशिया की राजधानी हिंदोनेशिया है, मतलब इंडोनेशिया को हिंदोनेशिया भी कहा जाता है और इसकी राजधानी जकार्ता है। लाओस की बात की तो लाओस की राजधानी वियंतिमान है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी आपको पता होगा नापीते है। फिलीपींस की राजधानी आपको पता होगा मनीला फिलीपींस की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। थाईलैंड की राजधानी की बात की जाए तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी बात की है तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र होगा दक्षिण पूर्वी एशिया का। आपको तो दक्षिण पूर्वी एशिया अगर मैप की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मैप की दृष्टि से कहाँ पर पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आपका ये भारत होगा। देखिए ये भारत है, ठीक है। अच्छा, ये भारत के इधर जो है, ये देखिए मैं यहाँ पर भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ। ये भारत है, ठीक है, ये भारत। अच्छा, ये भारत के ये बगल जो इधर पड़ता है ये देश, ये कौन सा देश है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है। ये कौन सा देश है, म्यांमार पड़ता है। फिर म्यांमार के आप जस्ट बगल, म्यांमार से बीच में से देखेंगे तो यहाँ पर म्यांमार के बगल में यहाँ पर पड़ेगा थाईलैंड आपका, ठीक है। थाईलैंड ये पड़ेगा और इसके ऊपर पड़ेगा यहीं पर आपका लाओस, ठीक है। और लाओस के ऊपर से इसे थोड़ा सा पतले ऐसे इधर आप देखिएगा तो यहाँ पर लाओस के यहाँ पर कब क्या पड़ेगा, वियतनाम पड़ेगा। ये वाला पतला वाला जो हिस्सा वियतनाम का है, ठीक है। इसके अलावा आप जब और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप आइएगा तो नीचे यहाँ पर क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर फिर जावा द्वीप पड़ेगा। तो जावा थोड़ा सा और नीचे इसके ऐसे पड़ेगा। तो जावा सुमात्रा ये सब इंडोनेशिया के हिस्से हैं। इंडोनेशिया इसको बोलते हैं। अच्छा, इसी थाईलैंड से थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहीं पर सिंगापुर आपका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपका शामिल है। ओके, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। और यहीं पर बीच में मलेशिया इधर शामिल है, यहाँ पर मलेशिया। तो एक प्रकार से ये देश दक्षिण पूर्वी एशिया यानी भारत के इधर, ये देखिए भारत से इधर साइड में जितने भी नीचे के इधर देश पड़ रहे हैं, चाइना से नीचे और भारत के आप देखिएगा भारत के दाहिने साइड में जितने भी, यानी कि भारत के पूर्वी साइड जितने भी देश आपके पड़ रहे हैं वो सब, और दक्षिण में पूर्वी साइड में, ठीक है। तो ये जितने देश हैं ये आपके पड़ते हैं, खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसमें इतने देश शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु से अधिक निकट है। सर्वत्र प्रचलित पवनों का ऋत्विक परिवर्तन होता है और दो स्पष्ट आर्द्र और शुष्क, यानी कि एक प्रकार से आर्द्र माने होता है नमी से युक्त और शुष्क माने होता है सूखा, ठीक है, यानी गर्मी से युक्त वायु, अथवा आर्द्र और अपेक्षाकृत शुष्क ऋतुएं मिलती हैं। इस प्रदेश में आप देखेंगे दक्षिणी एशिया की अपेक्षा वर्षा की मात्रा जो होती है, अवधि का विस्तार यानी अपेक्षाकृत अधिक होता है, ज़्यादा समय तक वर्षा होती है। लेकिन पूर्वी एशिया की तरह शीत ऋतु की कठोरता नहीं मिलती है यहाँ पर। और अक्षांशीय स्थिति में बात की जाए दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो यह अन्य देशों खास करके अन्य दोनों बृहद प्रदेशों से, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया से, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया से और खास करके फार ईस्ट एशिया से ये अलग प्रदेश है। कर्क रेखा खास करके दक्षिणी एशिया के लगभग बीच से एकदम से गुजरती है, मध्य से पूर्वी एशिया के दक्षिणी उपांत भाग से गुजरती है। फलतः दक्षिणी एशिया के उत्तरार्ध और पूर्वी एशिया का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, यानी कि जो ये पृथ्वी है और इसी के बीच से गुजरती है कर्क रेखा। खास करके आप देखते हैं भारत के एकदम से बीचों बीच गुजरती है, तो म्यांमार होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस इधर से निकलती है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में, लगभग दक्षिणी गोलार्ध में लगभग सारा भाग पड़ता है, अधिकांश जो भाग है, ठीक है। और एशिया का कहीं ना कहीं पे अधिकांश भाग कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ की जलवायु स्थानीय भिन्नता, उच्चावच और समुद्र के संदर्भ में स्थिति के अनुसार मिलती है। अधिक वर्षा के कारण से नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों तथा जावा में ज्वालामुखी उद्गार से बनी मिट्टियों को छोड़ करके सरबर्त मिट्टी जो है अत्यधिक अपक्षालित और परिणाम स्वरूप अनुपजाऊ होती है। अपक्षालित और अनुपजाऊ का मतलब होता है कि भाई मिट्टी में उर्वरक क्षमता नहीं है। इसके अलावा मिट्टी में उर्वरक क्षमता क्यों घटित हुई है, ये अपक्षय के कारण से होता है, यानी अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। नदी घाटियों में ही आप देखते हैं कम वन तथा उर्वर मिट्टी का संयोग है। समुद्र तटीय मैदान भी प्रायः दलदली हैं, अतः कुल क्षेत्रफल में कृषिगत भूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम मिलती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया के भौगोलिक स्वरूप है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए, प्रश्न आपका अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो राजनीतिक दृष्टिकोण से थाईलैंड को छोड़ करके इस प्रदेश के सभी देश पश्चिमी देशों के उपनिवेश रहे हैं, यानी कि जितने भी पश्चिम के देश रहे हैं, खास करके